घटनासार के निचोड़ के तहत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतिम हिस्से को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद इसका वन लाइनर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ष भर का जो आर्थिक घटनाक्रम है घटनासार में दिया हुआ उसको कवर करेंगे। और फिर जो है धीरे धीरे हम लोग इसके समापन की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की क्लास में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि विजय जी का कमेंट है कि बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया जाए और उसको जल्द से जल्द समाप्त करा दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल विजय जी, हमारा प्रयास इसी दिशा में है। बस कुछ व्यस्तताओं के चलते चीज़ें जो हैं एकजुट नहीं हो पा रही हैं, साथ ही जो है संसाधनों का अभाव भी है। ऐसे में आप लोग ही ताकत हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 1-2 दिन में जो है गति मध्यम पड़ी है सब्सक्राइबर बढ़ने की। तो ये है कि सब्सक्राइबर जो हैं बढ़ते हैं और ऊपर से आप लोग कमेंट भी करते हैं तो उत्साह आ जाता है। तो चीज़ें और कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से आपके लिए लेके आता हूँ, मतलब एक जुनून सा और जाग जाता है आपके प्रति और समर्पित हो जाता हूँ। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। जो लोग नए सब्सक्राइबर बने हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोग हैं जो कमेंट करते हैं रेगुलर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खैर अब शुरू करते हैं। 22वां शिखर सम्मेलन दोस्तों किसका है ये याद रखना है। एससीओ की बात हो रही है। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, 2022 में 22वां, तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। 2022 में 22वां और 23 में जो है 23वां होगा, याद रखना है। 22 में जो है 22वां दोस्तों कहाँ हुआ है? समरकंद में हुआ है, याद रखना है। समरकंद दोस्तों कहाँ है? समरकंद जो है एक नगर है, कहाँ का? उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान का, जी हाँ याद रखना है, उज्बेकिस्तान का मध्य एशियाई देश है, यहाँ स्थित है ये शहर, यहीं पर इसका आयोजन हुआ। अगले की बात करें 23वां दोस्तों हमारे यहाँ भारत में होगा। और ये जो समरकंद में इसका आयोजन हुआ तो वहाँ पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया, याद रखना है। तो अगर पूछा जाए कि समरकंद घोषणा पत्र किससे संबंधित है तो याद रखना है एससीओ से संबंधित है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इस घोषणा पत्र में कहा गया कि वाराणसी को जो है सांस्कृतिक राजधानी बनाया जाएगा। एससीओ की बात करें एससीओ की दोस्तों तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और 8 सदस्य हैं और तुर्की की जो है बातचीत चल रही है कि इसको भी सदस्यता दे दी जाए। याद कैसे रखना है दोस्तों? स्कॉर्सी 5T, मतलब एससीओ में जो है 8 देश हैं, ठीक है। और इनको कैसे याद रखना है? इसमें 5 तान हैं और रूस, चीन, भारत। कौन से तानों की बात हो रही है? मध्य एशिया में दोस्तों 5 जो हैं तान गिने जाते हैं। कौन कौन सा? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। तो देखिए ये 5 हो गए, लेकिन ये पांचों नहीं लिए गए हैं, इनमें से एक छोड़ दिया गया। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। बाकी सारे चारों लिए गए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। फिर 5वां तान कौन सा है? तो 5वां दोस्तों पाकिस्तान है, याद रखना है। और ये भी याद रखना है अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। तो स्कॉर्सियो मतलब एससीओ, इसमें जो है पहले 3 अक्षर वो एससीओ को संबोधित करते हैं। आर का मतलब रूस है और सी का मतलब जो है चाइना है, चीन, और आई का मतलब जो है भारत। तो 3 ये हो गए हैं, रूस, चीन, भारत, और 5 तान हो गए, तो कुल 8 बन गए हैं देश, याद रखना है। संभवतः आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं। फिर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, टारगेट करंट AK 1 2 3। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे की सूची जारी की गई दोस्तों, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा है? अटलांटा हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, USA में स्थित है, याद रखना है। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें हमारे यहाँ की तो इंदिरा गांधी, IG का मतलब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंडिया का नई दिल्ली में स्थित है। तो यह सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। स्कॉटलैंड की बात करें दोस्तों, क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये हाल में दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ पीरियड प्रोडक्ट एक्ट लागू कर दिया। क्या होगा दोस्तों इसके तहत? जो भी सार्वजनिक शौचालय हैं वहाँ पर महिलाओं के पीरियड के दौरान, माहवारी के दौरान जो भी आवश्यक
सुविधाएं या फिर चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती हैं उनको जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये एक तरह का एक्ट बना के अधिकार दे दिया गया है। स्कॉटलैंड की बात करें दोस्तों, तो जो हम लोग ब्रिटेन को पढ़ते हैं तो उसके घटक देशों में से एक है। कल भी हम लोगों ने बताया कि यूके और ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग हैं, याद रखना है। ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों EWS आता है। EWS का मतलब ई से इंग्लैंड, W से वेल्स और S से स्कॉटलैंड। जब बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें जो है EWS तो रहता ही है दोस्तों, EWS तो रहता ही है, साथ में नॉर्थ आयरलैंड जुड़ जाता है, उत्तरी आयरलैंड। जी हाँ, वही आयरलैंड जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि यूके और खाली ब्रिटेन में क्या अंतर है या ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है। जलवायु प्रतिज्ञा अनुपालन दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो हैं देखे हैं कि COP21 जब आयोजित हुआ था पेरिस में, तो वहाँ पर एक संकल्प लिया गया कि जो तापमान है विश्व का, उसको जो है हम 1.5 मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देंगे। आधार क्या है? पूर्व औद्योगिक काल, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था तब जितना टेम्परेचर था उससे जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होने देंगे। तो वहीं हमने प्रतिज्ञा की थी नहीं होने देंगे। तो उस प्रतिज्ञा का अनुपालन करने में प्रथम स्थान पर दोस्तों कौन है? तो EU है, यूरोपियन यूनियन है, याद रखना है। भारत अपना चौथे स्थान पे है, तो 5वें स्थान पे है। फिर अगला है स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। किसने? UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। यूएनओ के जो 6 अंग होते हैं उनमें से एक है। तो विकल्प में दे दिया जाएगा कि स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित किसने किया है? तो UNGA भी रहेगा और भी 3 विकल्प रहेंगे। तो याद रखना है किसने प्रस्ताव पारित किया, तो आप कर पाएंगे। दुनिया का पहला हाइड्रोजन चलित ट्रेन दोस्तों कहाँ लॉन्च की गई है? तो जर्मनी में लॉन्च की गई है, याद रखना है। और निजी क्षेत्र की पहली हाइड्रोजन से चलित बस जो है दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं पुणे में, याद रखना, पुणे में। फिर है अगला ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। जी हाँ, क्या मतलब है इसका? रहने लायक जो शहर हैं उनकी बात की गई है कि सबसे सही सुलभ जो है सस्ता शहर कौन सा है रहने योग्य, किसके द्वारा जारी किया गया यह याद नहीं रखना है। EIU जो कि ब्रिटेन का एक संस्थान है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। रहने योग्य जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विश्व में रहने योग्य कौन सा शहर है? तो वियना, जान रहे होंगे, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत की बात करें दोस्तों तो ऐसे 2 शहर हैं जो सबसे सुलभ हैं रहने लायक, तो उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है और दूसरा नंबर मुंबई का है, याद रखना है। दमिश्क जो है इस श्रेणी में सबसे नीचे, मतलब यहाँ पर रहने लायक जो स्थितियां हैं वो एकदम नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं, सरवाइव करना कठिन है। दमिश्क जो है दोस्तों सीरिया की राजधानी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2012 ये पूछा जा सकता है कौन जारी करता है? IEP जारी करता है, जो कि सिडनी में स्थित एक संस्थान है। IEP का मतलब है दोस्तों इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पीस, यह संगठन जारी करता है इस इंडेक्स को। तो इसमें दोस्तों आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पे है, भारत अपना 135वें स्थान पर है, और AFG का मतलब है अफगानिस्तान, ये सबसे नीचे स्थान पे है। एरो का मतलब एकदम नीचे, बॉटम पे है, याद रखना है। यहाँ पे तालिबान का शासन है तो स्वाभाविक सी बात है दिक्कतें होगी। आइसलैंड की बात करें तो याद रखना है बर्फ़ जमी हुई है, जैसा कि नाम से विदित है, और वहाँ सब कुछ शांत ही रहता है, पीस ही पीस रहता है, तो ऐसे याद रखेंगे आइसलैंड में पीस ही पीस। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भैया पहले नंबर पर वही है। फिर 26वां जो है चोगम, जी हाँ, कॉमनवेल्थ जो शिखर सम्मेलन है वह जो है 26वां था इस वर्ष। कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ? तो किगाली में आयोजित हुआ। किगाली एक स्थान है कहाँ? रवांडा में। रवांडा दोस्तों जो है अफ्रीका का एक देश है रवांडा, याद रखना है, और किगाली इसकी राजधानी है। तो सवाल पूछा जाएगा कि चोगम में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो याद रखना मोदी जी ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे ही दोस्तों मोदी जी COP27 में भी शामिल नहीं हुए हैं, ये भी याद रखना है।
G7 में भी शामिल नहीं हुए हैं, ये भी याद रखना है। बात करें कॉमनवेल्थ कि दोस्तों, तो 54 देशों का संगठन है। ये वे देश हैं दोस्तों जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश थे, मतलब यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया था। लेकिन अब क्या है, अब शासन नहीं करेंगे, केवल नाम मात्र अपनी स्वेच्छा से लोग जो हैं इस संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारत भी इसका सदस्य है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। चोगम का मतलब है दोस्तों कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट, याद रखना है। चोगम का मतलब यही है। फिर सवाल बनता है अगला कि 27वां कब आयोजित होगा दोस्तों, तो सामोआ में आयोजित होगा। 27वां 2 साल पे होता है, तो याद रखना है 2 साल बाद आयोजित होगा। कहाँ, सामोआ। सामोआ जो है प्रशांत महासागर का एक देश है। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो लंदन में स्थित है, ये भी याद रखना है। इस बार इसकी थीम क्या थी, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, इतना ही याद रखना है तो काफ़ी लंबी, लेकिन हमको जो आसानी से याद रहेगा उतना ही याद रखेंगे। सवाल ही तो सही करना है भैया, रटना नहीं है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि भारत ने इसका बहिष्कार किया, मतलब इसको स्वीकार नहीं किया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको लॉन्च करता है। हेडक्वार्टर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों स्थापना इसकी 1971 में हुई थी, ये भी याद रखना है। डेनमार्क जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। भारत को एकदम निचला स्थान प्राप्त हुआ है, 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर है सिप्री। सिप्री दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्टॉकहोम में स्थित एक संगठन है, सेना से संबंधित गतिविधियों पर नज़र रखता है और उसी आधार पर विश्लेषण करता है। तो इसने इस बार अपनी रिपोर्ट जारी की, किस नाम से, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, मतलब कौन सा देश मिलिट्री पर कितना खर्च करता है। तो इसके अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च जो है यूएसए का है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत महान, याद रखना है। तो भारत में जो खर्च है दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में जो है 1% वृद्धि देखी गई, ये भी पूछा जा सकता है। और कुल खर्च कितना हुआ है हथियारों पर, तो $77 बिलियन, ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2022 दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी याद रखना है। बहुत चर्चित संगठन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है दोस्तों। कहाँ का है, ये भी याद रखना है, फ्रांस का है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है दोस्तों, पेरिस में है। और किसका पेरिस में हेडक्वार्टर है दोस्तों, यूनेस्को करे डिस्को पेरिस में, यूनेस्को का भी वहीं हेडक्वार्टर है। तो इसके अनुसार दोस्तों नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, भारत जो है 150वें स्थान पे है। प्रेस 50, प्रेस में भी पा रहा है और 50 में भी पा रहा है, इस तरह से चीज़ें कनेक्ट करिएगा। सबसे नीचे कौन है, तो नॉर्थ कोरिया जो है सबसे नीचे है, ये भी याद रखना है। फिर है I2U2 दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नया उभरता हुआ संगठन है, नया समूह है, इसको जो है पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहते हैं। क्वाड आप लोग जान रहे होंगे, चाइना को काउंटर करने के लिए 4 देशों के द्वारा जो एक समूह बनाया गया है उसको क्वाड कहते हैं। कौन कौन है उसमें, यूएसए है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, और अपना इंडिया है, याद रखना है। देखिए क्वाड बन गया, ये इसी को क्वाड कहते हैं। तो ये पश्चिम एशिया का क्वाड है। कैसे, क्योंकि पश्चिम एशिया के देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से, इजराइल, ISR का मतलब इजराइल है, UAE का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, और यूएसए है और इंडिया है, याद रखना है। तो देखिए 2 आई हैं इसमें, इंडिया और इजराइल, और 2 यू हैं, तो इसीलिए इसका नाम I2U2 रखा गया है। परिकल्पना इसकी 2021 में आई थी दोस्तों, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ। ये डेट भी याद रखनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, ये डेट याद रखनी क्योंकि पहला इसका सम्मेलन है। 6 लक्ष्यों पर सहयोग करने की बात की गई है दोस्तों। कौन कौन से 6 लक्ष्य हैं, जल, परिवहन, ऊर्जा, अंतरिक्ष, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य है, याद रखना है। फिर है G7 शिखर सम्मेलन दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, अभी हम पीछे बताए हैं कि मोदी जी इसमें उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो
मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। G7 शिखर सम्मेलन, उसकी जगह पे दोस्तों जो बायोडाइवर्सिटी COP15 हुआ है वहाँ पर मोदी जी नहीं थे, तो ना COP15 में थे और ना ही COP27 में थे, याद रखना है। फिर 48वां जो है यह था जी शिखर सम्मेलन, 48वें क्रम का था। 49वां कब होगा दोस्तों? जापान में होगा 2023 में, यह याद रखना है। जर्मनी में इसका आयोजन किया गया और जर्मनी में एक शहर है स्लास एल्गो, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, अगर आएगा तो आप कर देंगे। मोटा माटी जर्मनी को जरूर याद रखिएगा। जर्मनी में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता किसने की? जर्मनी के चांसलर कौन? ओलाफ शॉल्ज ने इसकी अध्यक्षता की। मोदी भैया अपने उपस्थित थे इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की बात कही गई है देशों के द्वारा। कितना? 600 अरब डॉलर का। क्यों दोस्तों? क्योंकि चाइना की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ठीक है दोस्तों, उसकी जो पहल है उसके विकल्प के रूप में ये देश जो है एकजुट हुए हैं और 600 अरब डॉलर के निवेश की बात कही है कि जैसे चाइना जो है रोड के माध्यम से देशों को जोड़ रहा है, वैसे ही ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करके जोड़ेंगे और इसके विकल्प के रूप में इसको काउंटर करेंगे। बात करें BRI की, तो इसकी घोषणा 2013 में चीन ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब G7 में जो है 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से? जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, यूके और ब्रिटेन में अंतर आप लोग जान ही गए होंगे, और USA, फिर CND का मतलब कनाडा और इटली, याद रखना है, ये 4 देश शामिल हैं। बात करें जर्मनी की, तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, याद रखना है, व्यापारिक साझेदार है चौथा। और दोस्तों इसने जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में निवेश किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो गंगा की सफाई के लिए चालू किया गया है, नमामि गंगे, कब? 2016 में जो है इसके साथ समझौता हुआ था। फिर 14वां शिखर सम्मेलन दोस्तों किसका है? ब्रिक्स का है, याद रखना है। ब्रिक्स जो है कब मतलब अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया? 2010 में इसने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया था, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ। इससे पहले इसको ब्रिक ही कहा जाता था, BRIC, ब्रिक, याद रखना है। मेजबानी दोस्तों 14वें की किसने की है? चीन ने की है, तो 14 चीन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, BC का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संपन्न किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ दोस्तों, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स देशों के द्वारा ही यह स्थापित की गई है बैंक दोस्तों। 2014 में इसको लेके संधि हुई थी और 2015 में संधि को लागू कर दिया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो भारत भी इसमें शेयर होल्डर है, याद रखना है, भारत का भी हिस्सा है, क्योंकि भारत जो है ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स का मतलब है दोस्तों B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो ये चक्रीय क्रम में जो है दोस्तों मेज़बानी करते हैं। तो इस बार 14वें क्रम में मेज़बानी कौन किया है? चाइना किया है। तो 15वें में कौन करेगा? 2023 में तो साउथ अफ्रीका करेगा, S आ जाएगा, याद रखना है। तो जो है इसी सम्मेलन में जो है 4 देशों के ऐड होने का स्वागत किया गया। तो 4 देश कौन कौन से शामिल हुए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में दोस्तों? याद रखना है, BD बोले तो बांग्लादेश, उरुग्वे, UAE और मिस्र, इजिप्ट, जहाँ COP27 हुआ इस बार, याद रखना है। राजधानी इसकी काहिरा है। 15वां जो है साउथ अफ्रीका में होगा, याद रखना है। फिर है मोदी जी की नेपाल यात्रा दोस्तों, कब हुई है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि इस बार बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई? तो 16 मई 2022 को मनाई गई। लुम्बिनी में जो है ये सबसे पहले गए मोदी जी, और वहाँ पर इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धा कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है लुम्बिनी में, याद रखना है। लुम्बिनी आप लोग जान ही रहे हैं उसका कितना बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। फिर है भारतीय नार्डिक शिखर सम्मेलन दोस्तों, दूसरे क्रम का था, याद रखना है। कहाँ आयोजित हुआ? डेनमार्क में। राजधानी इसकी क्या है? कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। और यहाँ पर इसका
भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। नार्डिक देशों की बात करें तो आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ये 5 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो है भारत के बहुत बड़े साझेदार हैं, इसीलिए भारत जो है इनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ रखता है। तो दोस्तों यह दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर आपको दिया जाएगा और फिर जो है हम लोग आर्थिकी की ओर बढ़ेंगे, आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जी हाँ, और बीपीएससी वाला कंटेंट जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। निश्चिंत रहिए विजय जी, निश्चिंत रहिए, धीरज रखिए और लगे रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।